आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, एवेल्युएशन एंड कंपैरिजन ऑफ द फार्मासिस्ट। तो ये सारी क्वालिटी बिटवीन द फार्मासिस्ट क्या क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या रिक्वायर होता है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये हिंदी में कुछ खास लिखा नहीं है, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होगा फार्मासिस्ट बनने के लिए, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, शैक्षणिक आवश्यकताएं, ठीक है। तो इसमें क्या एक डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होती है। तो फार्मासिस्ट बनने के लिए फार्मेसी में एक मान्यता प्राप्त डिग्री जैसे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म या फॉर्म डी अनिवार्य होता है। लाइसेंस, तो किसी भी देश में फार्मासिस्ट के रूप में कार्य करने के लिए संबंधित सरकार या नियामक निकाय से लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होता है। जैसे भारत में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई द्वारा फार्मासिस्टों को पंजीकृत किया जाता है। तो एक लाइसेंस नंबर दिया जाता है। जैसे आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको लाइसेंस इशू कराना होता है। लाइसेंस इशू कराने के लिए आपको क्या, जो पीसीआई होती है, ठीक है, क्या होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, वो एक लाइसेंस नंबर देती है, ठीक है। वो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है या हर फार्मासिस्ट का एक लाइसेंस नंबर होता है, वो सबका अलग अलग होता है। अगर ये लाइसेंस नंबर आपके पास है तो आप एक जेन्युइन फार्मासिस्ट हो। इंटर्नशिप, तो डिग्री पूरी करने के बाद क्या होता है, अस्पतालों या फार्मेसी या दवा कंपनियों में इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप का मतलब क्या है, आपको अनुभव हो सके, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हो सके, इसके लिए क्या इंटर्नशिप की जाती है। सेकेंड है टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए, तकनीकी कौशल। तो नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी, तो औषधि विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए फार्मासिस्ट को। तो फार्मासिस्ट को विभिन्न दवाओं, उनके उपयोग, खुराक, दुष्प्रभावों के बारे में व्यापक जानकारी होना चाहिए। रेगुलेटरी नॉलेज होना चाहिए, मतलब क्या क्या नियम है, जैसे, ठीक है, क्या क्या नियम है, प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है या प्रिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ा जाता है, क्या मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन का, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। और हेल्थ केयर स्किल्स, रोगियों को उचित सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बुनियादी जानकारी भी महत्वपूर्ण है। जैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, दवा कब लेना है, सुबह लेना है, शाम को लेना है, खाली पेट लेना है या खाने के बाद लेना है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए एक फार्मासिस्ट को। पर्सनल एट्रीब्यूट्स होना चाहिए कुछ, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होंगी उतने अच्छे से आप बिजनेस को मैनेज कर पाओगे। तो फार्मासिस्ट डॉक्टरों, रोगियों और सहकर्मियों के साथ स्पष्ट और सटीक संवाद करना आना चाहिए, मतलब उससे अच्छे से बातचीत करना आना चाहिए और जो कस्टमर है उसकी बातों को अच्छे से समझ पाना चाहिए। पेशेंस एंड एम्पैथी, ठीक है। तो पेशेंस क्या है, एक तरीके से पेशेंस क्या है, चिंताओं और सवालों को धैर्यपूर्वक सुनने और समाधान करने के लिए सहानुभूति होनी चाहिए, मतलब उसे सपोर्ट देना चाहिए, एक तरीके से एम्पैथी देना चाहिए। मतलब एम्पैथी तो अलग, एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी, ठीक है। सिंपैथी मतलब उसे कुछ सलाह देना चाहिए, उसे बताना चाहिए, ठीक है, मतलब उसे सपोर्ट करना चाहिए। एम्पैथी का मतलब होता है कि उसकी जगह रहकर खुद को सोचना चाहिए। एम्पैथी का मतलब होता है उसकी जगह रहकर खुद को देखना चाहिए कि वो किस हाल में है, ठीक है, उसे एम्पैथी। और पेशेंस, आपके पास सहानुभूति होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल, तो इसमें क्या, फार्मासिस्ट को छोटी से छोटी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए, मतलब कोई भी जानकारी को स्किप नहीं करना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि दवा की खुराक प्रशासन में मामूली गलती भी गंभीर परिणाम दे सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज दे सकती है। अगर पेशेंट ने कुछ बताया और तुमने ध्यान से नहीं सुना, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग ऑफ अ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का क्या प्रशिक्षण। तो फार्मासिस्ट बनने के लिए प्रशिक्षण एक अनिवार्य हिस्सा होता है जो उन्हें दवाओं और फार्मेसी के कामकाज से परिचित करता है, और विभिन्न चरण होते हैं इसके। तो प्रशिक्षण क्यों कराया जाता है, ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है, जिससे आप एक्सपोज हो सको पेशेंट से, मेडिसिन से अच्छे से एक्सपोज हो सको। अगर एक्सपोज अच्छे से होगे, अच्छे से बातचीत की होगी, अच्छे से मेडिसिन देखी होगी, तो आप अच्छे से अपना काम कर पाओगे। तो सबसे पहले एजुकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल ट्रेनिंग में हमारा क्या आता है, लेबोरेटरी ट्रेनिंग आती है। तो लेबोरेटरी ट्रेनिंग में क्या, आपको मेडिसिन की प्रिपरेशन करना आना चाहिए, मेडिसिन कैसे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है।
तो विभिन्न रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और दवाओं के निर्माण, जांच और विकास की प्रक्रिया सीखते हैं। मतलब प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग ट्रेनिंग, मतलब जो डॉक्टर जो पर्चा लिखता है दवा का उसे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, उस प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए किस चीज़ का मतलब क्या है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, सुप्रास्क्रिप्शन होता है, सबस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, एक और होता है। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो वो अच्छे से तुम्हें रीडिंग करना आना चाहिए, अच्छे से मतलब समझ आना चाहिए कि इस चीज़ का मतलब क्या है। यही लिखा है, सही ढंग से पढ़ने और समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स जाते हैं और पेशेंट्स को देख पाते हैं। छात्र अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में इंटर्नशिप के दौरान वास्तविक रोगियों के साथ काम करते हैं, जिससे वे दवा वितरण, रोगी देखभाल और फार्मेसी संचालन का व्यवहारिक पहलुओं को समझते हैं। मतलब कैसे फार्मेसी को चलाया जाता है, रोगियों को कैसे देखा जाता है, ठीक है, दवा को कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। फिर आता है हमारा एजुकेशनल ट्रेनिंग के बाद हमारा आता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है। तो औषधि विनिमय, नैतिकता और संबंधित कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या क्या लॉ हैं इससे रिलेटेड, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में बताया जाता है। ड्रग मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। दवाओं का खरीद कैसे खरीदा जाता है, भंडार कैसे किया जाता है, वितरण से संबंधित प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं ताकि फार्मासिस्ट दवाओं को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक, ठीक है, प्रबंधन कर सके। और कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर स्किल बताई जाती हैं। तो आधुनिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करना सिखाया जाता है ताकि वे रोगी रिकॉर्ड और दवाओं को सही से रिकॉर्ड रख सके। मतलब कितनी दवा आ रही है, कितनी जा रही, कितनी सेल हो रही है, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकें। नेक्स्ट आता है फार्मासिस्ट का मूल्यांकन, एवेल्युएशन ऑफ अ फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट का मूल्यांकन उनके कार्य प्रदर्शन, ज्ञान और रोगी देखभाल कौशल के आधार पर किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फार्मासिस्ट पेशेवर मानकों का पालन कर रहे हैं और अपने कार्य को कुशलपूर्वक कर रहे हैं। तो जो फार्मासिस्ट का एवेल्युएशन होता है, तो वो होता है कि वो किस प्रकार से पेशेंट से बात कर रहे हैं, किस प्रकार से जो उनका काम है वो कर रहे हैं। अगर अच्छा काम करेंगे तो उनका एवेल्युएशन ज़्यादा अच्छा होगा, अगर बेकार काम करेंगे तो एवेल्युएशन कम होगा। तो के एरियाज ऑफ एवेल्युएशन, एवेल्युएशन के एरियाज क्या हैं, प्रमुख क्षेत्र क्या हैं। तो एक्यूरेसी इन ड्रग डिस्पेंसन, तो जो दवाएं होती हैं उनको निकालने में एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, वो कोई भी गलती नहीं करते हैं। तो फार्मासिस्ट की दवाओं को सही तरीके से प्रिस्क्राइब और वितरित करने की क्षमता का मूल्यांकन। पेशेंट काउंसिल स्किल, मतलब पेशेंट्स को बताना, काउंसिल करना कि आपकी ये डिजीज़ ऐसी है, इसमें इतने दिन दवा चलेगी, आपको इतने टाइम दवा लेना है, इन चीज़ों को नहीं खाना है, इन चीज़ों को खाना है, ये सारी चीज़ें। तो रोगी को उचित परामर्श और मार्गदर्शन देने की क्षमता का आकलन। फिर होता है लीगल कंप्लायंस, कानूनी अनुपालन। तो फार्मासिस्ट के काम का मूल्यांकन इस आधार पर भी होता है कि औषधि कानूनों और नियामक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है या नहीं। मतलब जो भी कानूनी अनुपालन है वो ठीक से फार्मासिस्ट जो है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी पेशेंट ने कोई सवाल किया तो उसका तुरंत आपके पास जवाब होना चाहिए, तो इसके भी इवैल्यूएशन होता है। तो रोगियों की समस्याओं का समाधान करने और जटिल मामलों को संभालने की क्षमता का परीक्षण करना, ये होता है। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के तरीके क्या क्या होते हैं। जैसे एक होता है परफॉर्मेंस रिव्यू, प्रदर्शन समीक्षा। ये क्या होता है, एक निश्चित अवधि के बाद फार्मासिस्ट के कामकाज का गहन विश्लेषण किया जाता है इससे। मतलब वो परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है उसको देखा जाता है। मतलब परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो इवैल्यूएशन अच्छा होगा, ठीक है। इसको फीडबैक देखकर जो रोगी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उसके काम का फीडबैक क्या दे रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, ये कितना अच्छा काम कर रहा है या बेकार काम कर रहा है, उसको देखकर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है सर्टिफिकेशन प्रमाणन। तो समय समय पर फार्मासिस्टों को नए नियमों और प्रक्रियाओं से अद्यतन रखने के लिए विभिन्न प्रमाण पत्र और पुनः लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। मतलब कभी कभी पुनः लाइसेंसिंग की प्रक्रियाएं करना होती हैं या कभी कभी क्या कुछ प्रमाण पत्र देने होते हैं। नेक्स्ट आता है
कंपनसेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट की प्रतिपूर्ति, तो प्रतिपूर्ति उनके अनुभव, कार्यस्थल, काम के प्रकार के आधार पर अलग अलग हो सकती है। मतलब जो कंपनसेशन है फार्मासिस्ट की वो अलग अलग हो सकती है, मतलब उनका अनुभव क्या है, कहाँ काम कर रहे हैं, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, उसको देखकर। आमतौर पर फार्मासिस्ट की वेतन संरचना को निम्नलिखित घटकों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। मतलब कितनी सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है, वो निम्न चीज़ों के आधार पर डिसाइड होता है। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके, कंपनसेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे एक होता है बेस सैलरी, तो फार्मासिस्ट का मुख्य वेतन जो उनके काम को घंटों और अनुभव के आधार पर दिया जाता है, मिनिमम इतनी बेस सैलरी है ही, इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद क्या होता है, इंसेंटिव्स, यदि फार्मासिस्ट बिक्री में वृद्धि या रोगी देखभाल में उत्कृष्टता दिखाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। मतलब क्या है, मतलब वो बिक्री ज़्यादा कर रहे हैं, सेल उनकी ज़्यादा, या रोगी को अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, रोगी उनसे मतलब ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ज़्यादा बात मान रहे हैं फार्मासिस्ट की, तो उसके बेस पर भी दिया जाता है। कुछ बोनस होते हैं, तो समय समय पर कंपनी या संस्थान प्रदर्शन नीति के अनुसार फार्मासिस्ट को बोनस देती, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देती है। अदर बेनिफिट्स होते हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा मिल सकता है, पेंशन योजनाएं और पेशेवर विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे लाभ भी फार्मासिस्ट को प्रदान किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। कुछ होते हैं सैलरी बेस्ड ऑन वर्क प्लेस, ठीक है, कार्यस्थल के आधार पर वेतन, आप कहाँ काम कर रहे हो उस हिसाब से वेतन। जैसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, अस्पताल का फार्मासिस्ट है, तो उसकी सैलरी अलग होगी। तो अस्पताल में काम करने वाले फार्मासिस्टों का वेतन उनकी जिम्मेदारियों और अस्पताल की संरचना के अनुसार तय किया जाता है। अगर हॉस्पिटल बड़ा होगा, ठीक है, और काम ज़्यादा होगा तो वेतन ज़्यादा होगा। अगर हॉस्पिटल छोटा है, काम कम है तो वेतन कम होगा। रिटेल फार्मासिस्ट, तो खुदरा स्टोर में काम करने वाले फार्मासिस्टों को बिक्री और ग्राहकों के साथ संपर्क के आधार पर वेतन दिया जाता है कि वो कितने अच्छे से बिक्री कर रहे हैं, कितने अच्छे से उनके संपर्क हैं, इस बेस पर वेतन दिया जाता है, ठीक है। औद्योगिक फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, दवा कंपनियों में काम करने वाले फार्मासिस्ट को वेतन अधिक हो सकता है क्योंकि उन्हें अनुसंधान और विकास में भी भाग लेना हो सकता है। तो जो इंडस्ट्रियल मतलब जहां मेडिसिन फॉर्म हो रही है, उन कंपनियों में जो फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं उनका जो वेतन है, जो सैलरी है, वो ज़्यादा हो सकती है। कुछ अदर्स फैक्टर अफेक्टिंग कंपनसेशन, तो कंपनसेशन को कुछ और फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके वेतन को, ठीक है। तो एक्सपीरियंस, तो जितना अधिक अनुभव होगा उतना अधिक वेतन दिया जाएगा। लोकेशन, बड़े शहरों में काम करने वाले फार्मासिस्टों को अधिक वेतन मिलता है जबकि छोटे शहरों में अपेक्षाकृत कम हो सकता है। स्पेशलाइजेशन, अगर किसी विशेष क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन है या विशेषज्ञता हासिल है करने वाले फार्मासिस्टों को उच्च वेतन दिया जाता है। जैसे नैदानिक फार्मेसी और औषधि निर्माण, इनको क्या होता है, जो वेतन होता है वो ज़्यादा मिलता है। मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप क्या है, स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, आप उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हो तो उसका वेतन आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये इसकी कंक्लूजन है, हमने क्या पढ़ी, ये आप इजीली इसे रीड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।